हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी कुमार क्लासेस। गाइज यहाँ पे जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखिए ये आपका चैप्टर नंबर 1 है और इसका नाम सेट है। और यह आपका जो रहेगा वो क्लास 11वीं के लिए रहेगा यहाँ पे। तो गाइज आज से हम यहाँ पे क्लास 11वीं का आपका मैथमेटिक्स जो पोर्शन है वो यहाँ पे कवर करेंगे पूरा। और यहाँ पे हम दो बुक लेके चलेंगे। एक तो आपका एनसीईआरटी होगा एंड जो हमारी रेफरेंस बुक होगी वो यहाँ पे आर डी शर्मा होगी। तो गाइज इन दो बुक का जो हम यहाँ पे है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका मेन जो आपका इसके जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, तो फर्स्ट के अंदर यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट के अंदर आपका जो कंटेंट इसके अंदर रहने वाला है या टॉपिक्स वगैरह आपके रहने वाले हैं, तो चैप्टर नंबर 1 ये आपका है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा, फर्स्ट जो आपका हेडिंग रहेगी वो रहेगी यहाँ पे इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का जो आपका रहने वाला है वो इंट्रोडक्शन रहने वाला है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे आपका ये सेट एंड देयर रिलेशन, ये आपका रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद एमपीटी सेट आपका क्या होता है, ये सब कुछ यहाँ पे आपका रहने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों एनसीईआरटी ना कवर करके यहाँ पे मैं आर डी शर्मा जो है रेफरेंस बुक आपकी वो ही फॉलो करूंगा। उसमें देखिए आपका क्या होगा, आपका जो 11वीं क्लास में जो बेसिक आपके क्वेश्चंस आते हैं एंड एमसीक्यू जो आपके आते हैं, और आपका जे ई की भी आपकी यहाँ पे तैयारी हो जाएगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। और आज से हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो जो आपकी रहेगी वो 5 PM पे आपको रोज मिल जाएगी, जिसमें हमारा जो लेक्चर होगा, लेक्चर टाइम 30 टू 45 मिनट का होगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। गाइज यहाँ पे ये सब कुछ कवर होने वाला है आज। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सेट आपका होता क्या है। ये बुक जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले के ऊपर अपनी, इस बुक का नाम आपका आर डी शर्मा है। गाइज ये बुक जो है आपकी, ये मान के चलो आप जेई के लिए बेस्ट बुक है सबसे। और यहाँ पे काफी कुछ देखने को आपको, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेट होता क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सेट की डेफिनेशन ले लेते हैं। देखो यहाँ पे डेफिनेशन ये इतना कुछ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे आपको मेनली बता देता हूँ आपको कहाँ से क्या स्टार्ट करना है इसमें। एक बार थोड़ा कलर कोडिंग हो जाए अच्छे से, जिससे आपका जो हेडिंग वगैरह है वो अच्छे से शो होने लगेगी। आशा करता हूँ ये वाला कलर आपको अच्छा दिख रहा होगा यहाँ पे। तो फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे लेंगे। सेट आपका देखिए क्या होता है। सेट के अंदर आपका एक क्या होता है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, ये आपका क्या होता है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे देखिए गाइज, या तो आप इसको कहो कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कह दो, या आप यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ सकते हैं, यूनिक। यहाँ पे आप यूनिक वर्ड भी यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए जो आपका सेट होता है वो एक कलेक्शन होता है किसका, वेल डिफाइंड, जो कि आपके वेल डिफाइंड होंगे और यूनिक एलिमेंट होंगे या ऑब्जेक्ट होंगे, उनका एक कलेक्शन जो कहलाता है वो एक क्या कहेगा, उसको सेट कहा जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं वेल डिफाइंड, जो ये वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है आपका वेल डिफाइंड। गाइज इसका वर्ड का जो मीनिंग है, वेल डिफाइंड का मतलब है कि मतलब प्रत्येक के लिए, मतलब वो बात प्रत्येक के लिए सत्य होनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि हमारे प्लेनेट में जो है आपका एक सन है, एक अर्थ है। तो ये जो, यदि मैं इनका दो का कलेक्शन बनाता हूं, तो ये कलेक्शन क्या कहलाएगा, हमारा सेट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि अर्थ और जो आपका ये सन है, ये दोनों एलिमेंट यूनिक है, दोनों अलग अलग है, या डिस्टिंक्ट हम इनको बोल सकते हैं।
नेक्स्ट में यहाँ पे मैं कहूंगा जो ये सब आपका सन और अर्थ है, ये आपकी क्या है, एक वेल डिफाइन है। मतलब यदि एक लड़का है अमन, एक लड़का है राम, तो ये जो सन है राम के लिए भी एक जैसा है और अमन के लिए भी सन ही है। ऐसा नहीं होगा कि अमन जो इसको चांद बोल देगा या मून बोल देगा। तो यहाँ पे वेल डिफाइन का मतलब क्या है आपका, जो प्रत्येक के लिए समान हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स इसके ले लेते हैं कि किन किन कंडीशनों में आपका वो सेट कहलाता है। अब एलिमेंट से यहाँ पे आपका एक वर्ड है आपका एलिमेंट, और इसी को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स। अब एलिमेंट में आपका क्या होता है भाई, जितने उसके अंदर मेंबर है वही क्या कहलाया जाएगा, एलिमेंट कहलाया जाएगा, और ऑब्जेक्ट भी वही होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप, यदि यहाँ पे मैं कहता हूँ एक कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर आप जानते हैं वोवेल्स का जो आपका होता है ए होता है, ई होता है, आई होता है एंड ओ होता है, नेक्स्ट आपका यू होता है। यदि मैं इनका एक कलेक्शन बनाता हूं तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सेट। यहाँ पे बच्चों सेट क्यों कहेंगे इसे, क्योंकि देखो ये वोवेल्स है, ये वेल डिफाइन है एक तो, क्योंकि वेल डिफाइन इसलिए क्योंकि भाई सबके लिए वोवेल सेम ही है। किसी के लिए ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रिया नाम की लड़की है वो इसको क्या कहेगी कि मैं तो बी एज अ वोवेल कंसीडर करूंगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसीलिए ये सबके लिए सेम है, तो क्या कहला जाएगा, ये वेल डिफाइन है। अब बात करते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है। देखो ए का अपना अलग मतलब है, ई का अपना अलग मतलब है, तो ये आपका दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये वेल डिफाइन भी है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी है, या एलिमेंट आप कुछ कह सकते हैं। तो ये इस कंडीशन में क्या कहलाया जाएगा, सेट कहलाया जाएगा आपका। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको चलते चलते थोड़ा सा एक बात बता देना चाहता हूं, जो आपका ये सेट जो टॉपिक है 11वीं क्लास का, ये आपका गाइस बेस है। बेस मतलब यदि आप इसको यहाँ पे नहीं पढ़ोगे, आपको ये, यदि आप इसको यहाँ पे नहीं पढ़ोगे तो ये आपको ग्रेजुएशन में परेशान करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में परेशान करेगा, और नेट या सीएसआईआर में भी परेशान करेगा, पीएचडी करने में भी परेशान करेगा, मतलब हर जगह ये आपको परेशान ही करेगा। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसको आप कवर करके चलना। अच्छे से मैं यहाँ पे समझाऊंगा, एक एक बात को ध्यान से सुनना। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक कलेक्शन ऑफ फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर्स इज ए सेट कंटेनिंग द एलिमेंट दिस टाइप। यदि मैं शुरुआत के 5 प्राइम नेचुरल नंबर लेता हूं और उनका एक कलेक्शन बनाता हूं तो उसे क्या कहा जाएगा, सेट कहा जाएगा। क्योंकि प्राइम नंबर देखिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है। अब सभी के सभी नेचुरल नंबर है, सभी के सभी वेल डिफाइन है। भाई 2 का एक अपना अलग मतलब है, 3 का अलग मतलब है, सबके लिए 2 2 ही है, 3 3 है, इस तरह है आपका यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि ये एलिमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो डिस्टिंक्ट भी है, आप जैसे देख पा रहे हैं वीडियो में, जैसे डिस्प्ले में आपने देखा 2 3 5 7 11, ये सब डिस्टिंक्ट है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, सेट कहा जाएगा गाइस यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी तरह, द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन इज ए सेट। यदि मैं भारत के प्रत्येक स्टेट का कलेक्शन बनाता हूं तो उस कलेक्शन को क्या कहा जाएगा, सेट कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो आपका स्टेट है, जैसे यदि मैं यूपी में रहता हूं, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए यूपी ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये इस यूपी, जो आपका ये यूपी है स्टेट, इसको ऐसा नहीं है कि इसको हम लंदन कह देंगे, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे। या कोई आदमी है इस यूपी को लंदन मान के चलता हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, इसलिए वो क्या कहलाया जाएगा, सेट कहलाया जाएगा आपका। इसी तरह के आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट। अब देखो पास्ट प्रेसिडेंट में आपका क्या है, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री आपके कौन कौन रहे हैं। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री आपके रहे, जैसे मान लेते कोई 5 ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये अंकुश है, ये आपका, सॉरी प्रधानमंत्री, यहाँ पे राष्ट्रपति है ये, तो राष्ट्रपति पूर्व की हम बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे राष्ट्रपति है ये। अंकुश ले लेते हैं यहाँ पे, या अमन ले लेते हैं यहाँ पे। ये क्या है कि ये कभी ना कभी यदि प्रधान मतलब राष्ट्रपति आपके रहे हैं तो ये कलेक्शन आप बनाएंगे तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा एंड यूनिक कलेक्शन होगा, तब इसको हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर इन दी वर्ल्ड
हमने क्या किया, एक कलेक्शन बनाया क्रिकेटर्स का, किसके अंदर, एक पूरे विश्व के अंदर, हु वर आउट फॉर 99 रन्स इन ए टेस्ट मैच इज ए सेट। अब एक बात बताओ आप, एक हमने कलेक्शन बना लिया पूरे वर्ल्ड में से, वो प्लेयर ले लिए जो 99 पे आउट हुए टेस्ट मैच के अंदर। जी बिल्कुल, इसका हमारे पास एक रिकॉर्ड है। उनका यदि हम कलेक्शन बनाते हैं, वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, प्लस वेल डिफाइंड होने के साथ साथ वो डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, तो उस कंडीशन में वो एक सेट कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे इन लोगों ने लिया है। तो एग्जांपल में देखिए क्या है कि आपका एक कलेक्शन है गुड किट गुड क्रिकेटर, जो आपका गुड क्रिकेटर प्लेयर्स है उनका इंडिया के अंदर हमने क्या, मतलब इंडिया के जो गुड क्रिकेटर आपके हैं उनका एक कलेक्शन बनाया। और गाइज यहाँ पे हम बात करें कि वो कलेक्शन आपका सेट होगा या नहीं होगा। अब देखो, बात करते हैं गुड क्रिकेटर की। गुड क्रिकेटर में आपका क्या आता है, एक मान लेते हैं हम विराट कोहली को हम ले लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे क्या होगा, एक एक एग्जांपल लेते हैं, एक रानी नाम की लड़की है और एक पायल नाम की लड़की है। अब पायल को तो लगता है विराट कोहली अच्छा, बट जो आपका मतलब रानी को विराट कोहली अच्छा लगता है, बट पायल को अच्छा नहीं लगता, और ये इसको अच्छा क्रिकेटर नहीं मानती। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन बन ही नहीं पाता। क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि भाई सबके लिए उसकी एक अलग अलग थिंकिंग है। आज विराट कोहली 99 बनाता है तो सबको अच्छा लग रहा है, कल को विराट कोहली 0 मार के जाता है तो सब कहते हैं भाई ये तो बड़ा गंदा प्लेयर है। तो जो आपका गुड, ये वर्ड यहाँ पे यूज किया है क्रिकेट, मतलब क्रिकेट प्लेयर्स का, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सभी की जो आपकी थिंकिंग है वो उसके प्रति सामान्य नहीं है, तो इसलिए ये कलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए आप कह सकते हो कि जैसे हम कलेक्शन बनाते हैं, किसका, टीचर का कलेक्शन बनाते हैं, किसी स्कूल के अंदर यदि 20 टीचर है उनका हम एक कलेक्शन बना लेते हैं, वो कलेक्शन भी आपका सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब इसके बारे में देखो, किसी बच्चे को लेके लगता है कि भाई ये अच्छा टीचर है, दूसरे बच्चे को कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो इसका समझ ही नहीं आया पढ़ाया हुआ। तो इस तरह का क्या मतलब एक भेदभाव टाइप का रहता है, उसमें वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, तो इसलिए उसको कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, सेट नहीं कहेंगे। यदि मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे, कलेक्शन लेता हूं मैं किसका, ओल्ड टीचर का, यदि मैं सब टीचर का एक कलेक्शन बनाता हूं तो उस कंडीशन में उसे सेट कहेंगे, क्योंकि वहां पे देखो ये इसको एक तरह से एडजेक्टिव आप कह सकते हैं। एड मतलब ये क्या कर रहा है, ये टीचर की प्रॉपर्टी को इनहेरेंस मतलब इनहेंस कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यदि मैं सभी प्रत्येक टीचर का कलेक्शन बनाता हूँ स्कूल के अंदर तो वो सेट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, अब मान लो एक टीचर मतलब एक स्कूल है, अर्पण पब्लिक स्कूल है, तो यहाँ पे एक बंदा अर्पण है ये भी टीचर है, एक अवनीश है ये भी टीचर है, एक बबीता मैडम है ये भी टीचर है, और एक बबली मैडम है ये भी टीचर है, एक प्रिया मैडम है ये भी टीचर है। इनका एक कलेक्शन हम बना लेते हैं, ये सभी टीचर क्या कर रहे हैं, ये अर्पण पब्लिक स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं। तो इनका यदि मैं एक कलेक्शन बनाता हूं तो इस कंडीशन में इसको सेट कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि भाई सभी के सभी टीचर है और सभी बच्चों को पता है कि ये लोग टीचर है, ना कि चपड़ासी या कुछ भी उनके अंदर भेदभाव नहीं के भाई टीचर ही है। और मैं कलेक्शन बनाऊंगा, कलेक्शन बनाने के बाद ये डिस्ट्रिक्ट भी होगा कलेक्शन, क्योंकि अर्पण अमन ये दोनों नाम अलग अलग है, तो दोनों नाम अलग अलग है तो दोनों बंदे भी अलग होंगे, एक बंदे के दो नाम नहीं हो सकते। तो इसमें क्या होगा, ये वेल डिफाइन भी होगा। वेल डिफाइन क्यों होगा, अब सोचो आप वेल डिफाइन क्यों होगा। अब सोचने वाली बात इसमें यह है, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पे टीचर की हमने कोई प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं करी कि ये बैड टीचर है गुड टीचर है। हमने यहाँ पे केवल इतना कहा है कि जितने बच्चे उस स्कूल के अंदर है वे सब मतलब जितने टीचर है वे लोग वहां पे पढ़ा रहे हैं, तो एक वेल डिफाइंड बात हो गई। तो इस कंडीशन में ये आपका क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। तो यहाँ पे बच्चों इस तरह का जो आपका एग्जाम्पल है ये जेई के अंदर भी आपका आ जाता है, JEE के अंदर भी आपका ये आएगा, और 11th के आपके MCQ सेक्शन में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, एक नंबर में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स फिल भी कराया जा सकता है। तो यहाँ पे इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पे बोर्ड का यूज करेंगे, पर बोर्ड का यूज उसी क्रिटिकल कंडीशन में करेंगे जब हमारे पास लिखने के लिए स्पेस नहीं होगा, या अदरवाइज कुछ चीजें मेरे को अच्छे से और बेहतर तरीके से समझानी होगी या एक्सटेंड करनी होगी, एक्सप्लेन बहुत ही डीप करनी होगी, तो मैं बोर्ड का यहाँ पे यूज करूंगा।
तो आशा करता हूँ दोस्तों लेक्चर में आपको मजा आ रहा है। अब देखो 10th से हम 11th में आ गए। यहाँ पे क्या हुआ, 10th से हम 11th में आ गए। मैं आपकी जो 10th क्लास की परिस्थिति है उसको नहीं जानता आप यहाँ पे क्या थे, बट यहाँ पे मैं गारंटी लेता हूँ यदि आप यहाँ पे इस YouTube चैनल के ऊपर रहोगे तो आप ये रहोगे जो मैंने साइन बनाया है, राइट, मतलब सही का साइन। आप सही रहोगे, मस्त रहोगे। अब देखो नंबर एक बात कर लेते हैं। आपने 10th में क्या पढ़ा? आपने 10th में नेचुरल नंबर पढ़ा है। मेरे हिसाब से यदि बच्चा 10th क्लास करके आया है, उसे छठी सातवीं पांचवी जितनी भी क्लासें होती है उसमें नेचुरल नंबर कहीं ना कहीं बताया जाता है कि नेचुरल नंबर आपका होता क्या है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल नंबर का ही भाई सेट बना रहे हैं, और नेचुरल नंबर का जो सेट बना रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एन से। नेचुरल नंबर को किससे गाइस रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। जिन विद्यार्थी को नेचुरल नंबर समझ नहीं आता, जिन स्टूडेंट्स को नेचुरल नंबर नहीं पता है क्या होता है, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ नेचुरल नंबर क्या होता है। काउंटिंग नंबर होते हैं जो कि आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह ये आपके चलेंगे। कभी भी आपने देखा होगा नेचुरल नंबर को याद करने का सबसे अच्छा जो तरीका है, इसको याद कर लो गाइज, कि ये जो नंबर्स आपके हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, या इसको आप कह दो कि ये आपके काउंटिंग नंबर है। तो काउंटिंग नंबर हमेशा आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। यदि कहीं पे 5 बंदे ये खड़े हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे नहीं बोलोगे कि ये बंदा फर्स्ट वाला ये 0 बंदा है, ये 1 बंदा है, ये 2 बंदा है, इस तरह नहीं बोलोगे आप। यहाँ पे बोलोगे ये बंदा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो इन नंबर को काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। और इनका जो सिंबल यहाँ पे रहने वाला है 11th क्लास और ग्रेजुएशन बीएससी एमएससी जितना भी आप जाओगे आगे, उनके लिए सबके लिए ये एन ही रहेगा। तो गाइज ये बात नोट करने वाली है, आप अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखिए इस तरह के कुछ नंबर और लेंगे। यहाँ पे हम इसी तरह के कुछ और भी नंबर लेंगे जिसमें आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पे मैं बताऊंगा उन नंबर का मतलब यहाँ पे क्या होता है। गाइज यहाँ पे बात करते हैं जेड पॉजिटिव। जेड पॉजिटिव की बात करते हैं हम, इसको क्या कहते हैं, आपका जेड बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है गाइज? इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। अब इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, जेड के ऊपर हमने पॉजिटिव लगा दिया तो ये आपके क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। और जो इसका पॉजिटिव इंटीजर का सेट बनेगा उसको जेड प्लस से रिप्रेजेंट हम यहाँ पे करेंगे। इसके जो सफिक्स है इसमें प्लस लगा देंगे। अब कुछ जो हमारे स्टूडेंट है थोड़ा मतलब ये कंफ्यूज हो रहे होंगे, भाई ये पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से आ गया? तो गाइज इंटीजर आप जानते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जितने भी नंबर होते हैं वे क्या कहलाते हैं, जो पूर्णांक होते हैं उनको इंटीजर कहा जाता है। जैसे माइनस इन्फिनिटी मतलब जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं, जीरो से इधर जाएंगे 1 2 3 4 5 इस तरह जाएंगे, इधर जाएंगे तो माइनस में जाएंगे। जितने भी ये नंबर होंगे इनको क्या बोला जाएगा, पूर्णांक कहा जाएगा। गाइस पॉजिटिव इंटीजर की बात करता हूं तो यहाँ पे 1 के बाद के जो राइट हैंड साइड चलेंगे, हम इधर राइट साइड चलेंगे 1 2 3 4 5, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव नंबर कहलाएंगे, और मतलब पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। और निगेटिव इंटीजर के बारे में बात करूं तो सिंबल रहेगा जेड निगेटिव, जेड के ऊपर निगेटिव लगा दो, और ये क्या कहलाएंगे, जो माइनस में होंगे -1 -2 -3, ये आपके क्या कहलाए जाएंगे, यहाँ पे निगेटिव इंटीजर कहलाए जाएंगे। बात करता हूं गाइस क्यू की। ये जो आपका वर्ड है क्यू यहाँ पे यूज हो रखा है, ये किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कुछ हमारे भाई लोग कहेंगे कि भाई रेशनल नंबर आपका क्या होता है। कोई इशू नहीं है गाइस, बता देता हूं। कोई नंबर यदि P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है जहां पर क्यू की जो वैल्यू है वो जीरो ना हो। ये मैंने क्यों कहा कि क्यू की वैल्यू जीरो ना हो? यदि गाइस क्यू की वैल्यू जीरो कर दूंगा और किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दोगे तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, मतलब ये नो डिफाइंड वैल्यू, अनडिफाइंड हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे आपका जो क्यू की वैल्यू है ये आपको जीरो से हमेशा बड़ी लेनी है। तो गाइज यहाँ पे P और Q क्या है, ये आपके ये इंटीजर रहेंगे, पूर्णांक रहेंगे, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। Q पॉजिटिव की बात करता हूं तो यहाँ पे सिंपल सी बात है भाई, Q पॉजिटिव की बात करता हूं ऐसे P अपॉन Q की फॉर्म वाले नंबर जिसके आगे निगेटिव ना लगा हो, ये आपके क्या रहेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएंगे।
रियल नंबर की गाइज बात करता हूँ, सेट ऑफ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और इसको क्या कहते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। इसी तरह आर पॉजिटिव, ये आपके क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर कहलाते हैं। सी से, सी को मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं गाइज यहाँ पे सी से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपकी जो है आर डी शर्मा बुक है, इसकी एक एक्सरसाइज 1.1 है गाइज। यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह भी कवर करते चलेंगे, जितना पॉसिबल हो सकता है इतना ही हम यहाँ पे करेंगे। जून का जो महीना आपका ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और यदि गाइज आप मार्च तक भी हम इसको कंप्लीट करें तो मार्च में अपने आपके पेपर होने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, मार्च से पहले हम इसको अप्रोक्स 6 मंथ ज़्यादा ज़्यादा लेंगे। बस आपको यहाँ पे कंटिन्यू चैनल के ऊपर रहना है, और यहाँ पे आपको सिंपल मैथ जो आपका है वो अप्रोक्स अक्टूबर नवंबर के लपेट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका रिवीजन बचेगा गाइज। रिवीजन आपको करना है आर डी शर्मा से करना है। एनसीईआरटी को आप, यदि आप देखो, एनसीईआरटी का मतलब ये है यदि आप 80 to 90 मार्क्स लाना चाहते हैं 100 में से, तो एनसीईआरटी बेस्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी में से ही सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं, यदि आप चाहिए 90+, तो आप आर डी शर्मा जाओ, 100 आने के चांस रहते हैं पूरे पूरे। और फिर बात करते हैं कि आर डी शर्मा पढ़ने के बाद दोस्तों, ये जैसे कोरोना वायरस है ना, और जो ये वैक्सीन बन रही है, कोई कोविड सील, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, ये वैक्सीन जैसे है आपकी, ये वैक्सीन इस तरह की है जैसे आपकी मान के चलो, आप एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल कह सकते हो, आप अग्रवाल कह सकते हो, एनसीईआरटी, और बहुत सारे राइटर है छोटे मोटे, उनका नाम आप यहाँ पे ले सकते हो एज अ वैक्सीन। बट यहाँ पे जो मैथमेटिक्स के अंदर काम करेगी वो आपकी बाबा रामदेव की दवाई करेगी, जो कि आपकी कौन सी है, जो आपकी बाबा रामदेव ने जो दवाई बनाई है वो आपकी आर डी शर्मा है मैथ के लिए। इस बुक से अच्छा मैथ नहीं आपको समझ में आने वाला है, इस बुक को कर लो गाइस। प्रॉमिस करता हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे वहां भी इसका कुछ ना कुछ पोर्शन आपको, आपका बेस मजबूत हो जाएगा, तो आपका जो घर है वो गिरेगा नहीं। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कलेक्शन एंड ए सेट। गाइज यदि आपने वीडियो थोड़ा सा पहले देखा है या थोड़ा पीछे की वीडियो में देखा है, तो वहां पे मैंने आपको क्लियर किया था कि आपका कलेक्शन और सेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। गाइज सेट क्या होता है, आपका वेल डिफाइन होना चाहिए एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का होना चाहिए। और कलेक्शन में आपका क्या होता है, सिर्फ एक कोई भी नॉर्मल आप कलेक्शन बना दो, उसमें वेल डिफाइन और डिस्टिंक्ट का कोई पंगा नहीं होता। वही आपका जैसे हमने सेट ऑफ, मतलब हमने कहा कि कलेक्शन ऑफ गुड टीचर ऑफ ए स्कूल, तो ये भी आपका एक कलेक्शन कहलाएगा, ये सेट नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि एवरी सेट विल बी ए कलेक्शन, मतलब प्रत्येक सेट जो है वो कलेक्शन हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं है कि सभी कलेक्शन आपके सेट हो। तो ये भी आप यहाँ पे अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे दे सकते हो। नेक्स्ट गाइज हम यहाँ पे देखो, इन्होंने बताया कि भाई ये जो उनसे कलेक्शन यहाँ पे कुछ दिए हुआ है कि ये आपके सेट होंगे, और अपना आंसर जो है वो जस्टिफाई कर दो करेक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट की बात कर लेता हूँ, एक कलेक्शन है नेचुरल नंबर का लेस देन 50। गाइज यहाँ पे देखो, लेस देन 50 हो, 20 हो, 30 हो, या कुछ भी एज, यहाँ पे क्या होता है, एक कलेक्शन हम बनाते हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4, पॉसिबल नहीं है 50 तक लिखना, तो सीधा यहाँ 50 लिखो, पंगा खत्म। अब यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, एक वेल डिफाइन भी है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो वेल डिफाइन है, सभी के लिए एक जैसे है, वेल डिफाइन भी है और डिस्टिंक्ट भी है, तो ये आपका कलेक्शन क्या कहला जाएगा, यहाँ पे सीधा सेट कहला जाएगा। बात करते हैं गुड हॉकी प्लेयर की, तो गाइस पंगा है, यहाँ पे देखो ये एडजेक्टिव, यहाँ पे जो ये विशेषण है कर रहा है ना, ये यदि ये गुड प्लेयर हटा दें यहाँ से, ये सिर्फ एक कलेक्शन है क्योंकि गुड प्लेयर किसी के लिए कोई है, किसी के लिए कोई है, तो ये आपका एक कलेक्शन है, ये सेट नहीं है। गाइस बात करते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन ए क्लास, किसी क्लास के अंदर की बात कर रहे हैं हम, कलेक्शन किया हमने सभी गर्ल का, तो गाइस सेट है, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि कितनी गर्ल होगी, ज्यादा 20 25 30 35 जितनी भी होगी, आप लिखोगे सबका नाम, एक कलेक्शन बनाओगे, वो सेट कहलाएगा, सिंपल सी बात है। तो गाइज इस तरह आपको अपनी कॉमन सेंस लगानी है, सब क्वेश्चन यहाँ पे कर लेने हैं, ज्यादा हम इसमें देखने वाली बात नहीं है। बात कर लेते हैं प्राइम। यहाँ पे गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्राइम नंबर भूल चुके हैं। गाइज प्राइम नंबर में क्या होता है, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं।
प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिसके पास सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। गाइज अब मैं फैक्टर आपको नहीं बताने वाला हूँ कि फैक्टर क्या होता है, क्योंकि देखो मतलब ये तो छोटी क्लास की बात हो जाएगी। अब बात करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ तीन, तीन के यदि मैं फैक्टर देखता हूँ तो तीन को या तो वन डिवाइड करता है या गाइज थ्री डिवाइड करता है। तो इसके पास टोटल फैक्टर कितने हैं? टू फैक्टर है। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? जिसके पास दो फैक्टर होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर हम कहते हैं। तो गाइज दो की बात कर लेता हूँ, दो के वन भी डिवाइड करता है, दो को टू डिवाइड करता है, तो इसके पास भी दो फैक्टर है, तो ये भी एक प्राइम नंबर होगा। गाइज वन की बात कर लेता हूँ, वन को वन भी डिवाइड करता है और वन भी डिवाइड करता है, बट अगर देखा जाए तो फैक्टर क्या है? इसके पास केवल एक फैक्टर है जो कि वन। इसलिए गाइज यहाँ पे वन को प्राइम नंबर नहीं कहा जाता। इसकी वजह से हमारा जो टू होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। कुछ क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बता दो भाई, क्योंकि ज्यादातर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लोग बाग जो होते हैं वो वन के तरफ जाते हैं, बट वन आपका जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं गाइस, जब प्राइम नंबर बता ही रहा हूं तो मन कर रहा है कि कंपोजिट नंबर भी बता दूं। कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिसके पास दो से अधिक फैक्टर होते हैं। चार की बात कर लेता हूँ गाइज। चार में क्या होता है? यदि मैं चार के फैक्टर करता हूं तो चार, चार को वन भी डिवाइड करता है, टू भी डिवाइड करता है एंड फोर भी डिवाइड करता है। तो यहाँ पे फैक्टर हो गए आपके थ्री, तो ये नंबर आपका क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइज, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यदि ए के अंदर एलिमेंट है आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब यहाँ पे आपको ये बिलोंग, गाइज एक होता है ई, जो कि आपका इंग्लिश अल्फाबेट है, इस तरह इसको लिखा जाता है। बट मैथमेटिक्स के अंदर आपका क्या होता है? एक सिंबल होता है, उस सिंबल को कुछ इस तरह लिखा जाता है गाइज। इस वाले ई में और इसमें एक डिफरेंस होता है, कुछ इस तरह इसको लिखा जाता है। इसको क्या बोलते हैं गाइज? इसको बोलते हैं बिलोंग। बिलोंग टू, बिलोंग टू। एंड यदि मैं इस तरह का सिंबल बना के इसको काट देता हूं, इसको क्या बोलते हैं गाइज? नॉट बिलोंग टू। अब दैट इज बिलोंग टू का मतलब यहाँ पे क्या होता है? जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, तो यहाँ पे जैसे मेरा नाम लिखा जाएगा, मेरा नाम मोहित है, तो मोहित क्या होगा? बिलोंग करेगा किसके अंदर? दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, मैथमेटिक्स के अंदर हर चीज में मतलब कुछ ना कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, तो उन सिंबल्स का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्योंकि मान ली कहीं पे कोई क्वेश्चन आ गया, बड़ा सा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे बिलोंग्स टू का बार बार यूज हो रहा है, तो वहां पे आप बार बार नहीं लिखोगे बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू, तो वहां पे आप इस सिंबल को इजिली यूज कर सकते हैं। तो दैट इज बिलोंग्स टू एंड दैट इज नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे देखिए कुछ एक सेट दिया हुआ है और यहाँ पे बताना है कि जो आपका फोर है इसके अंदर आप बिलोंग्स टू यूज करेंगे या नॉट बिलोंग टू। अब क्लियरली देखो क्वेश्चन के अंदर देखो, जो आपका ए है, ए सेट के अंदर फोर आपका यहाँ पे एज अ एलिमेंट है, दैट इज यहाँ पे आपका बिलोंग का सिंबल आ जाएगा, तो फोर बिलोंग्स टू ए, इसको पढ़ेंगे फोर बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के अंदर -4 और फिल इन द ब्लैंक्स मतलब ब्लैंक स्पेस टू ए है। अब यहाँ पे देखो -4 इस सेट के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? -4 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। दैट्स ऑल। यहाँ पे 12 की बात करता हूं तो 12 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। दैट्स ऑल। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका? इस तरह आप नीचे के क्वेश्चन तीनों लगा सकते हैं। अब गाइज यहाँ पे जो आंसर आपके दिया हुआ है, एक बार आप आंसर चेक कर लेना, ऐसा ना हो सर आपको गलत पढ़ा रहे हो। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। तो गाइज अभी हमारी 30 मिनट अप्रोक्स हुई है, तो हम इस लेक्चर को जो है वो आज यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि बच्चा बोर होने लगता है। 30 के जैसे हम 30+ मिनट जाएंगे ना, तो बच्चा यहाँ पे क्या हो जाता है? बोर होने लग जाता है। तो इसीलिए हम इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। कल 5 PM पर, शाम के टाइम 5 PM पर हमारी क्लास फिर से आएगी। तो गाइज देखना ना भूले। मैं सिर्फ आपको इतना ही बोलूंगा, कोई भी चैप्टर मिस मत करो, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी लेक्चर मिस कर दोगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे।
अदरवाइज आप अपने स्कूल में, स्कूल वगैरह तो अभी खुल नहीं रही है, तो सिंपल आप यहीं पे हमारे यूट्यूब चैनल पे आके पढ़ सकते हैं, जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो गाइज मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट रहेगी, किसी अपने 5 साथी या किसी अपने 2 साथी को चैनल शेयर जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपका जितना भी आप शेयर करते हैं उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी जो एजुकेशन या एक्सप्लेनेशन है वो प्रोवाइड करा दी जाए। तो गाइज कोरोना के टाइम पर अपना ध्यान रखें, घर में रहे, पढ़ाई करते रहे। धन्यवाद।